हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है एग्रीमेंट टू सेल से, इसकी एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग और क्या ये कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है और इसके ऊपर कितनी स्टैंप ड्यूटी दी जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज होती है तो अक्सर जो लोग डायरेक्टली सेल डीड नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एडवांस अमाउंट देते हैं उस वक्त जो पार्टीज हैं एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करती हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि टोटल कंसीडरेशन क्या होगी, ये जो सेल डीड है कितनी देर में की जाएगी और इसकी अदर कंडीशंस भी लिखी जाती हैं। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि कल को जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, अगर इनकार करता है तो जो वेंडी है, जो जगह को खरीद रहा है, वो कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की सीख कर सकता है, उस वेंडर के खिलाफ डिक्री ले सकता है कि वो वाली जगह, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को बेचे। तो अगर आप ऐसा नौबत आपके साथ आती है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि जो आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है वो एडमिसिबल इन एविडेंस होना चाहिए, वो इस काबिल होना चाहिए कि वो एज सबूत कोर्ट में पेश किया जा सके। तो इसके लिए जो हम एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। एक चीज आती है उसकी रजिस्ट्रेशन और दूसरी आती है स्टैंप ड्यूटी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक एग्रीमेंट टू सेल कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर अगर स्टैंप ड्यूटी पे की जानी चाहिए तो कितनी की जानी चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है और उसको रजिस्टर नहीं कराया जाता तो वो डॉक्यूमेंट जो है एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट फॉर द कोलैटरल पर्पसेस, जिसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेनली जो है अगर एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, आप रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, तो जो बेनिफिट आप उस डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली लेना चाहते हैं उसको लेने के लिए एज सबूत अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्रीमेंट टू सेल कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है और दूसरी कंडीशन में ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या हैं? पहली कि अगर एक व्यक्ति सेक्शन 53 ऑफ टीपीए जो पार्ट परफॉर्मेंस से डील करता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा और डिटेल्ड इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर एक वेंडर, एक व्यक्ति जो है एग्रीमेंट टू सेल करता है दूसरे व्यक्ति के फेवर में, और अगर जिस व्यक्ति के फेवर में ये एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है उसको पोजीशन भी ट्रांसफर किया जाता है उस एग्रीमेंट के तहत, तो उसको पार्ट परफॉर्मेंस माना जाता है और कुछ बेनिफिट्स जो है जिसके फेवर में वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है वो उसको मिलते हैं। वो अपना पोजीशन जो है प्रोटेक्ट कर सकता है उस एग्रीमेंट टू सेल के तहत। जिस व्यक्ति ने उसके फेवर में एग्रीमेंट टू सेल किया है, वो व्यक्ति जिसके फेवर में एग्रीमेंट टू सेल किया गया है उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता जगह से, और वो एग्रीमेंट टू सेल जिसके फेवर में है वो अपने पोजीशन को उस एग्रीमेंट के बेसिस से प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे उसके फेवर में सेल डीड ना हुई हो। तो इसमें इलेबोरेट जो है वो मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 53A ऑफ टीपीए का बेनिफिट लेना चाहता है किसी एग्रीमेंट के तहत, वो उस अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो अगर उस केस में एग्रीमेंट 24/9/2001 के बाद हुआ है और उसमें पोजीशन ट्रांसफर किया गया है और व्यक्ति ये चाहता है कि वो पार्ट परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम करे, उस केस में डॉक्यूमेंट जो है एग्रीमेंट टू सेल जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। अगर डॉक्यूमेंट जो है जो एग्रीमेंट टू सेल है आपने रजिस्टर नहीं करवाया है, उस केस में आप पार्ट परफॉर्मेंस का यानी कि सेक्शन 53A ऑफ टीपीए का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब हम ये दूसरी सिचुएशन कंसीडर करेंगे, या तो पोजीशन ट्रांसफर ही नहीं हुआ है या जिसके फेवर में पोजीशन ट्रांसफर भी हुआ है वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, सेक्शन 53A के तहत सिंपली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट करना चाहता है। तो उस केस में अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में एग्रीमेंट टू सेल एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं भी हुआ होगा उस केस में भी आप सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और ये डिक्री कोर्ट से ले सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके फेवर में एग्रीमेंट टू सेल किया है वो आपके फेवर में सेल डीड भी एग्जीक्यूट करे।
तो इसमें हम दो जजमेंट डिस्कस करेंगे। पहली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये है अमीर महनाज वर्सेस दीदी एलिजाबेथ राइट इसहार एंड अदर्स। साइटेशन है 2008-7 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 639। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केवल एक कॉन्सिक्वेंस है एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं करवाने का, वो यही है कि जो व्यक्ति जिसने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं करवाया है वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। तो अगर व्यक्ति ने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं कराया है तो उसको जो प्रोटेक्शन 53A के तहत मिलती है, TPA के तहत, वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज एग्रीमेंट रजिस्टर ना करवाने का और कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो एग्रीमेंट जो है अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस होगा। दूसरी जजमेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। साइटेशन है, इसका टाइटल है गुलाब देवी सिंह वर्सेस रितेश सिंह, 2021 टू CGLJ पेज 480। तो इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली डील किया है इस सिचुएशन के साथ कि अगर पोजेशन ट्रांसफर किया जाए, रिसाइटल उधर है कि पोजेशन ट्रांसफर किया भी गया है एग्रीमेंट टू सेल के तहत, तो भी जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। सिर्फ उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो व्यक्ति उस एग्रीमेंट के तहत पार्ट परफॉर्मेंस का 53A का TPA का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकता। अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट केस किया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीख की जा सकती है और ऐसा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस होगा जब तक कि कोई व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट के बेस पे पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट क्लेम नहीं करता। तो ये जो हमारा टॉपिक था अभी तक, इधर हमने डिस्कस किया कि क्या ये एग्रीमेंट टू सेल कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो ये हमने दो सिचुएशंस देखी। एक सिचुएशन में पार्ट परफॉर्मेंस का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, और अगर ये एग्रीमेंट जो है 24/9/2001 के बाद हुआ है। और दूसरी सिचुएशन हमने देखी, अगर पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट आप नहीं लेते तो उस कंडीशन में ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर ये 24/9/2001 से पहले डॉक्यूमेंट हुआ है तो भी अगर आपको पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट लेना है तो भी ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 17(1)A के तहत इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल बनाया गया। और ये सेक्शन जो है ये एप्लीकेबल हुई है 24/9/2001 से। तो 24/9/2001 से के बाद किए गए सारे एग्रीमेंट जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट कोई सीख करता है तो उसको इस डॉक्यूमेंट को कंपल्सरी रजिस्टर करवाना है। तो अब मैं जिस टॉपिक पे आऊंगा वो है स्टैंप ड्यूटी का। तो स्टैंप ड्यूटी, अगर स्टैंप एक्ट के तहत किसी एग्रीमेंट पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ स्टैंप ड्यूटी जो पेएबल है वो पे ना की जाए तो ऐसा इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट जो है इनएडमिसिबल इन एविडेंस होता है, उसको आप कोर्ट में नहीं लगा सकते, वो इम्पाउंड कर लिया जाएगा। और उसके ऊपर जब तक कि आप ड्यूटी ना दें और जो पेनल्टी है वो ना दें, वो डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा। तो हम एग्रीमेंट टू सेल के लिहाज से देखेंगे कि क्या एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी पड़ती है। तो एग्रीमेंट टू सेल के तहत अगर आप देखें तो इसको दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल के तहत अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है एक कैटेगरी है, और एग्रीमेंट टू सेल के तहत अगर पोजीशन ट्रांसफर हुआ तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो एग्रीमेंट टू सेल के तहत अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, सिंपली एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया जाता है और पोजीशन नहीं डिलीवर किया जाता, उसमें कोई रिसाइटल ऐसा नहीं है पोजीशन डिलीवर करने का, तो उस कंडीशन में जो एग्रीमेंट, जो नॉर्मल एग्रीमेंट पे स्टैंप ड्यूटी है वही पे की जाएगी। J&K में ये स्टैंप ड्यूटी एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो 100 रुपीज है। तो वही जो एग्रीमेंट के ऊपर, नॉर्मल एग्रीमेंट के ऊपर आपको स्टैंप एक्ट के तहत जितनी ड्यूटी बनती है वही देनी है, और J&K में ये ₹100 है। तो अगर अब हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, अगर इस एग्रीमेंट के तहत पोजीशन ट्रांसफर किया गया है या जिसको ये एग्रीमेंट टू सेल किया गया है वो रिटेन करता है इस एग्रीमेंट की वजह से पोजीशन ऑलरेडी इन पोजीशन है और वो रिटेन कर रहा है इस एग्रीमेंट की वजह से पोजीशन, यानी कि उसका पोजीशन जो है आगे से वो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल है, उस केस में जो कंडीशन है आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और J&K में जो है वो सेम एज कन्वेंस है, जो सेल डीड पे आपकी स्टैंप ड्यूटी है वही स्टैंप ड्यूटी आपको एग्रीमेंट टू सेल पे देनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 18 ऑफ शेड्यूल 1 J&K स्टैंप एक्ट। और यही सेंट्रल में भी जो सेंट्रल एक्ट के तहत है उस पर भी आपको 90% ऑफ द कन्वेंस के ऊपर जो ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी अगर एग्रीमेंट टू सेल के तहत आपने पोजीशन को ट्रांसफर किया है। तो अगर आप ये स्टैंप ड्यूटी नहीं देते हैं
आप पोजीशन ट्रांसफर करते हैं एग्रीमेंट टू सेल के तहत, लेकिन स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं देते हैं, उस केस में ये जो एग्रीमेंट है वो इनएडमिसिबल एविडेंस होगा, आप इसके ऊपर कोर्ट में रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है, चाहे डॉक्यूमेंट अगर आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नहीं भी है तो भी अगर आप पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको जो स्टैंप ड्यूटी है वो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। अदरवाइज इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट टू सेल होगा ये जो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा और ये इम्पाउंड किया जा सकता है और इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक कि फिर आप स्टैंप एक्ट में दी गई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि यदि आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो किस कंडीशन में आपको उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है और कितनी स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी है। अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराते, जैसे कि आप पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं और रजिस्टर नहीं कराते, तो आप पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर आप पोजीशन ले रहे हैं एक एग्रीमेंट टू सेल के तहत, तो अगर आप प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करते हैं तो भी आप कोर्ट में ऐसे एग्रीमेंट टू सेल के तहत कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही एडवाइस है, जब आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें कि कब आपको इसको रजिस्टर करवाना है और कितनी स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी है। अदरवाइज जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है वो एक पीस ऑफ पेपर बन के रह सकता है अगर आप इन बातों को फॉलो ना करें, जो ये रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड है, इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करें तो आप जो बेनिफिट उस एग्रीमेंट के तहत लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।